Hello everyone, welcome to Topper Talkies, and today's class is based on our next poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Actually, the poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. यहाँ पोएम में बच्चों एक आपको टाइगर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो कि ज़ू में एक छोटे से पिंजरे में कैद है और उसको कंपेयर किया गया है उसके बिहेवियर को, उसकी एक्टिविटीज़ को उसके नेचुरल हैबिटेट के साथ कि जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता है इट मीन्स फॉरेस्ट में होता है तो वहाँ पर उसकी बिहेवियर और उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होती है और अभी जब वो ज़ू में कैद है तो वहाँ पर उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और उसका बिहेवियर कैसा है. ओके So actually the poem presents a comparison between wild animals' freedom and their lives in captivity. Clear? Now we will start with the reading of the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now look at the first stanza of the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. ओके स्टॉक्स यहाँ पर जितने भी मीनिंग्स हैं बेटा वो मैं अभी आपको वर्बली ही बताऊंगी. उसके बाद लास्ट में वीडियो के आपको सारे मीनिंग्स मिल जाएंगे. वहाँ से आप उसको अपनी बुक में या नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं. स्टॉक्स का मीनिंग होता है बेटा अकड़ कर चलना. ठीक है. विविड मीन्स ब्रिलियंट या कलरफुल, चमकीला. स्ट्राइप्स जो टाइगर की बॉडी पे जो लाइंस होती है, जो धारियाँ होती हैं, उन्हें स्ट्राइप्स कहा जाता है. पैड्स से मतलब है यहाँ पर उसके पैरों से है, फीट से है. और रेज मीन्स होता है एंगर यानी क्रोध या गुस्सा. ई स्टॉक्स तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो डिस्क्रिप्शन है वो टाइगर का वो डिस्क्रिप्शन है जब वो ज़ू में कैद है. तो यहाँ पर ज़ू का डिस्क्रिप्शन है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स कि वो अपनी जो ब्यूटीफुल स्किन है, जो उसके चमकीली सी जो ब्राइट कलर्ड की जो स्किन्स है, धारियाँ हैं, उसके अंदर वो स्टॉक्स अकड़ कर चलता है. फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके केज के कुछ कदम क्यों चल पाता है? क्योंकि जो केज है वो बहुत छोटा है, कन्फाइंड एरिया, एक लिमिटेड एरिया है, फॉरेस्ट जैसा नहीं है जहाँ पर वो बहुत ही दूर दूर तक दौड़ सकता है. ठीक है. तो बहुत ही छोटा सा एरिया है तो वो कुछ ही कदम उस पर चल पाता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. ठीक है. क्वाइट मीन्स कि जो जब वो चलता है तो उसके पैरों की आवाज़ नहीं होती है, उसके फुट स्टेप्स जो है वो कोई सुन नहीं पाता है, उसकी कोई आवाज़ नहीं हो रही है. क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो उसके पैर हैं वो बिल्कुल वेलवेट की तरह हैं. ठीक है. मखमल की तरह बहुत सॉफ्ट हैं. वेलवेट की तरह होने का मतलब उसके पैर बहुत सॉफ्ट हैं और इतने सॉफ्ट हैं कि उनके चलने की, उसके जो फुट स्टेप्स हैं उनकी कोई भी साउंड नहीं आ रही है. तो यहाँ पर बेटा जो उसके पैर हैं उसको डायरेक्टली वेलवेट से कंपेयर किया गया है. ठीक है. इन हिज क्वाइट रेज मतलब अभी जो, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसको कैद कर रखा है. वैसे उसे नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए, अपने जंगल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसको कैद कर रखा है इसलिए उसके अंदर बहुत गुस्सा है. और वो गुस्सा क्योंकि वो किसी पर निकाल नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने गुस्से को, इसलिए उसका गुस्सा यहाँ पर दबा हुआ है. तो इसीलिए उसको कहा गया है क्वाइट रेज. मतलब उसका जो गुस्सा है अभी वो बहुत शांत है. गुस्सा शांत होने का मतलब गुस्सा उसने अपने अंदर दबा रखा है. ठीक है. क्योंकि वो अपने गुस्से को किसी पर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. ओके. नाउ कम टू दी नेक्स्ट स्टैंजा. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. लर्किंग का मतलब होता है ताक झाँक करना. ठीक है. या छिपा हुआ रहना.
छिप करके रहना। स्लाइडिंग मतलब बहुत धीरे से सरकना, ठीक है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम, प्लम का मतलब होता है मोटा ताज़ा, ठीक है, हेल्दी यहाँ कह सकते हैं। तो अब ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर पोएट बताते हैं कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता टाइगर तो उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती, ठीक है। तो क्या होता, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कि अगर अब वो नेचुरल हैबिटेट में होता या फॉरेस्ट में होता तो वहाँ पर वो एकदम अंधेरे में छिपकर बैठा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, कि एक वाटर होल मीन्स एक वाटर बॉडी होती है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, रिवर, पॉन्ड, लेक, कोई भी हो सकती है, जिसके पास लंबी लंबी बड़ी बड़ी घासें होती हैं। तो उन घास में वो छिपकर के बैठा होता अपने शिकार को पकड़ने के लिए। और शिकार उसका क्या कौन होता, एक डियर, जो कि वहाँ से गुज़र रहा होता या पानी पीने आया होता या वहाँ से गुज़र रहा होता, तो वो उस पर अटैक करता और उससे अपना शिकार बना लेता। इस तरीके की वो एक्टिविटी वहाँ पर कर रहा होता, छिपकर बैठा होता अपना शिकार करने के लिए। Next is, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his fangs, his claws, terrorizing the village. Snarling का मतलब होता है बच्चों गुर्राना, ठीक है। जंगल्स एज मीन्स जंगल के किनारे पर, जो आउटस्कर्ट जंगल के बाहर जो गांव होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। बेयरिंग हिज फाइट फैंग, बेयरिंग मीन्स अनकवर्ड करना, यहाँ पर मतलब है टू शो, दिखाना, ठीक है। फैंग्स मीन्स नुकीले दांत। क्लॉज मीन्स पंजे। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मतलब डराना, धमकाना, ठीक है। तो ये भी जो पैराग्राफ है वो भी उसकी एक्टिविटीज़ जो नेचुरल हैबिटेट में टाइगर की एक्टिविटी है उसे ही डिस्क्राइब कर रहा है। एंड ही शुड बी स्नार्लिंग, अब पोएट कहते हैं कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, फॉरेस्ट में होता, तो वो घरों के आसपास, जो जंगल के किनारे पर जो घर होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पर जो घर होते हैं उनके आसपास गुर्राते हुए घूम रहा होता, जिससे लोग डर जाते, सहम जाते, अपने घरों में छिप जाते और लोगों को अपने जो नुकीले सफ़ेद दांत है उनको दिखा करके और अपने पंजे दिखा करके उनको, गांव वालों को डरा रहा होता। तो जिससे उसके वाइट फैंग्स और क्लॉज देख के वो डर जाते और अपने घरों में जा कर के छिप जाते। तो ये उसकी एक्टिविटीज़ होती और ऐसा उसका बिहेवियर होता अगर वो कहाँ होता, जंगल में, ओके। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अभी उसकी सिचुएशन क्या है कि अभी वो एक कॉन्क्रीट सेल में कैद है। सेल मतलब उसके लिए जो केज है उसी को सेल कहा गया है, जो पिंजरा है उसका। कॉन्क्रीट मतलब स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल से बना होना, जैसे सीमेंट या ब्रिक्स, जैसे ईंट होती है, उनका यूज़ करके जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसे कहते हैं कॉन्क्रीट, ठीक है। तो वो अभी, लेकिन उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये तो तब होता जब वो जंगल में होता, लेकिन अभी जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि वो एक कॉन्क्रीट सेल में स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल से बने हुए केज में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो पूरी उसकी ताकत है, जो उसकी पावर है, वो अभी कहाँ है, बार्स के पीछे। बार्स मतलब जो केज में सलाखें लगी होती है लोहे की, आयरन बार्स जो होती है उसके पीछे, क्योंकि वो खुद अभी उन सलाखों के पीछे, तो ऑब्वियसली उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो उसके उन बार्स के पीछे ही है। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, तो वो क्या करता है कि अपने केज की जो लेंथ है, मतलब वो पूरे में घूमता रहता है वहाँ पर उस केज के अंदर, उस कन्फाइंड एरिया में, और विजिटर्स जो आते हैं, विजिटर्स जो जू देखने लोग, जू जाते हैं जो लोग घूमने, और वहाँ पर जाकर के जब उसको देखते हैं उस टाइगर को, तो वो उन विजिटर्स को इग्नोर कर देता है। क्यों इग्नोर कर देता है, क्योंकि अभी वो पावरलेस है, उसके पास पावर तो है लेकिन वो दिखा नहीं सकता अपनी पावर, उनको उन पर अटैक नहीं कर सकता, उनको डरा नहीं सकता, इसलिए वो जब ये सब नहीं कर पाता है तो वो उन्हें इग्नोर कर देता है, ठीक है, उन पर ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट इज ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब रात, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मीन्स होता है पहरा देना या गश्त करना, जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, जो कार्स होती हैं, रात में जो गश्त के लिए निकलती हैं, तो उनकी वो लास्ट वॉइस रात में, उसको वही आखिरी आवाज़ होती है जो उसे सुनाई देती है, तो वो सुनता है उनको। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और रात में उसके
गेज से वो आसमान की तरफ देखता है और वहाँ पर उसको तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल उसकी आंखों की तरह। जैसे उसकी आंखें चमक रही होती हैं तो अपनी चमकती आंखों से उन चमकते तारों को देखता है और अपनी थॉट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता है, वहाँ पिंजरे में कैद है और ना वो अपनी पावर शो कर सकता है, ना किसी को अपना गुस्सा दिखा सकता है, ना किसी से को डरा सकता है, किसी पर अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, उसको इस तरीके से वो अपनी सारी जो थॉट्स हैं वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है उन ब्रिलियंट स्टार्स को देख करके, और उसी तरीके से वो अपनी पूरी रात बिताने की कोशिश करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ज़ू में द टाइगर एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ लॉस एंड इम्प्रिजनमेंट, फीलिंग ऑफ बीइंग पावरलेस। ओके, सो बट एक्चुअली ही इज़ अ वाइल्ड एनिमल, सो ही शुड बी इन हिज नेचुरल हैबिटेट, मूविंग फ्रीली। लेकिन अभी क्या है कि वो एक ज़ू में कैद है, तो वो उस कैप्टिविटी में रहने के लिए मजबूर है। ओके, तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। एट सच कोई सिम्बॉलिज्म नहीं है और बहुत कोई हिडन मीनिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली आपको समझ में आ गया होगा। बट एक मैसेज हो सकता है इसमें ह्यूमंस के लिए कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं हमें उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में रहना देना चाहिए और उनसे उनकी फ्रीडम नहीं छीननी चाहिए और उन्हें ज़ू में कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक अपनी लाइफ है और उनकी लाइफ हमें उनके तरीके से उन्हें जीने देनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। सो लुक एट द फर्स्ट लाइन। ही का यहाँ पर यूज़ किया गया है टाइगर के लिए, तो टाइगर को मतलब ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं, उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट किया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज पैट्स ऑफ वेलवेट। पैट्स ऑफ वेलवेट मीन्स उसके फीट को डायरेक्टली कंपेयर किया गया वेलवेट से, तो जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो हम मेटाफर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मेटाफर डिवाइस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स काम, ओके, एंड साइलेंट। रेज मीन्स एंगर, तो सप्रेस्ड एंगर है यहाँ पर इसका मीनिंग। तो यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड बेटा एक साथ यूज़ किए गए हैं, तो जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज़ होते हैं तो ऑक्सीमोरोन डिवाइस का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज जितने भी यहाँ पर लाइन्स हैं, जैसे ही स्टॉक्स इन इट विविड स्ट्राइप्स, अ फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड। तो यहाँ पर पूरी पोएम में एक इमेजरी दी गई है कि जब आप इन लाइन्स को पढ़ते हैं तो आपके एक मेंटल इमेज क्रिएट हो जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो टाइगर है वो यहाँ पर सिचुएशन में इस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, तो इमेजरी का भी यहाँ पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज एंजेममेंट। एंजेममेंट जब कोई लाइन कंटिन्यू होती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क किसी नेक्स्ट लाइन में, तो एंजेममेंट का यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट लाइन कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सेकेंड लाइन में है। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 लाइंस, ये इनमें दोनों में कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं हुआ है, और इस लाइन में भी सेम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ब्रिलियंट आइज, स्टार्स। तो ऐसी पूरी पोएम में एंजेममेंट का भी यूज़ हुआ है। देन एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का जैसे जब कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पर रिपीट हो रही हैं बार बार, वहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, जैसे स्टॉक्स, स्ट्राइप्स, ओके। देन प्लम्प, पास, यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, ओके। देन बिहाइंड बार्स, बी साउंड का रिपीटेशन है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, ओके। इस तरीके से जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। ही, हियर्स, एच साउंड का रिपीटेशन है, ओके। देन एजोनेंस। एजोनेंस जहाँ पर वॉवल साउंड का रिपीटेशन है, लाइक लुक एट दिस लाइन, ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, तो लॉक्ड ओ, कॉन्क्रीट ओ, तो यहाँ पर ओ साउंड का रिपीटेशन है, तो यहाँ पर भी ओ साउंड का रिपीटेशन है। Then star with his brilliant eyes, with his brilliant I साउंड का रिपीटेशन है, तो यहाँ पर रेजोनेंस का यूज़ हुआ है, ओके।
तो इस तरीके से ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनका यहाँ पोएम में यूज़ किया गया है। ओके, अब बात करते हैं बेटा हम इसकी राइमिंग स्कीम की। तो जितने भी पैराग्राफ्स हैं यहाँ पर, वहाँ सब में सेम राइमिंग स्कीम का यूज़ हुआ है। जो फर्स्ट पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम है वही सारे पैराग्राफ में है। सो लुक एट द फर्स्ट लाइन, ही स्टॉक्स इन इट विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स। देन लुक एट द सेकेंड वर्ड, केज। दोनों मैच नहीं हो रही हैं, तो इससे हम क्या नाम देंगे, ए। दिस इज ए एंड दिस इज फ्यू स्टॉप्स ऑफ हिज केज। दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों साउंड मैच नहीं हो रही है, तो इसे नाम देंगे हम दूसरी को बी। ओके, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट। अगेन क्वाइट ए और बी से मैच नहीं हो रही है, तो इससे हम एक डिफरेंट नाम देंगे जो होगा सी। एंड देन रेज, रेज इज हैव अ सिमिलर साउंड लाइक केज, तो केज और रेज सिमिलर है, तो यहाँ पर इसको भी हम क्या नाम देंगे, बी। ए बी सी बी। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम ए बी सी बी। लुक एट द सेकेंड स्टैंजा, शैडो, अगेन ग्रास। दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ए बी। देन होल, दोनों से मैच नहीं हो रही है, तो सी। और पास, ग्रास और पास की जो राइमिंग स्कीम है, राइम है, वो सेम है, तो इन दोनों को हम बी नाम देंगे। तो ए बी सी बी। ओके, इस तरीके से पूरी पोएम के अंदर बेटा ए बी सी बी राइमिंग स्कीम है। हर एक पैराग्राफ की सेम राइमिंग स्कीम है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इफ़ you really like my video, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.